की है खेती किसानी की, क्योंकि बिहार में किसान और खेती इतना बड़ा मुद्दा है। एक बड़ा जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो है वो किसानी पर निर्भर है। तो किसानों की जो यहाँ बदहाली है उसको समझने के लिए आपको 3 स्ट्रक्चरल बातें समझिए, यहाँ किसानों की हालत क्यों खराब है। सबसे पहली जो समस्या है वो भूमि से जुड़े हुए जो कानून है, भूमि सुधार नहीं होने की वजह से आजादी के बाद बिहार में समाजवाद, सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति तो हुई है, लेकिन भूमि सुधार की दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ है। उसका कारण, उसकी वजह से देश में 38% के मुकाबले बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं। मतलब जो 100 लोग बिहार में रहते हैं उसमें 60 आदमी के पास एक धुर जमीनें नहीं है। जो 40 लोग जमीन जिनके पास है उनमें से भी 40 में से 35 लोग ऐसे हैं जो 2 बीघे से कम के मालिक हैं, बहुत छोटे किसान हैं। तो बिहार में ज्यादातर जो खेती है वो कमाने वाली खेती नहीं है, वो खाने वाली खेती है। खेती आमदनी का जरिया नहीं है, खेती पेट भरने का जरिया है। आंकड़े बता रहे हैं कि 100 में 5 आदमी ही ऐसा है जो खेती किसानी करके आमदनी कर रहा है, आमदनी उसके लिए जरिया। जैसे हम लोग देखते हैं रोड पर चलते हुए, आप लोग देखते हैं गांव देहात में भी, जहाँ गेहूं आपने रोपा है तो उसमें सरसों तीसी भी आपने छींट दिया। वो सरसों तीसी आप इसलिए उगा रहे हैं कि घर में आपको तेल न खरीदना पड़े, इसलिए नहीं उगा रहे हैं कि सरसों बेचकर कोई पैसा कमाएंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है भूमि सुधार का, यहाँ पर कोई प्रयास न होना। दूसरी जो बड़ी स्ट्रक्चरल किसानों के साथ प्रॉब्लम है वो पानी का, जल प्रबंधन को लेकर जो कुव्यवस्था है। आधा बिहार बाढ़ से प्रभावित है और जो आधा बच गया उसमें करीब करीब 30% जमीन सूखे से प्रभावित है, वहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है। और कुछ और जो जमीन है वो नदियों के कटाव या जल जमाव, जो चवर वाली स्थिति है। खासकर मैं 2 जिलों में चल रहा हूँ, आपके छपरा में, तो मुझे लग रहा है कि हर प्रखंड में हजारों एकड़ जमीन जल जमाव, जिसको चवर आप लोग कहते हैं, उसकी वजह से बर्बाद पड़ी हुई है। तो पहला है भूमि सुधार का लागू न होना, खेती का खाने वाली खेती होना, कमाने वाली खेती न होना। दूसरा है जल प्रबंधन कुव्यवस्था जो है, और इसको आंकड़ों में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 साल में सिंचित भूमि 11% से कम हो गई है। मतलब आज से 10 वर्ष पहले अगर 100 एकड़ में सिंचाई की सुविधा थी तो आज वो घट के 79 एकड़ रह गई, 89 एकड़ रह गई है। ऐसा इसलिए हुआ है कि जो नहर पहले बनाए गए, जो नलकूप की व्यवस्था की गई, वो रख रखाव के अभाव में वहां अब वो सिंचाई की सुविधा के लिए कामयाब नहीं है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है किसानों की यहाँ, वो है इन सारी परेशानियों के बाद जो किसान उपजाता है उसको उसका दाम नहीं मिलता है। पिछले 6 महीने से मैं पैदल चल रहा हूँ, तो इसी दौरान धान की कटाई हुई है, गन्ने की कटाई हुई है, अभी तो गेहूं की कटाई अभी होने वाली है 10 दिन में। इन पूरे 6 महीने में पश्चिम चंपारण से लेकर पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, छपरा, सिवान, हर जगह लोगों ने यही बताया है कि धान उन्होंने 1200 से 1500 रुपए क्विंटल के दर पर बेचा है, जबकि धान का आधिकारिक मूल्य है 2050 रुपया। तो गन्ने की केस में भी यही हालत है। चूंकि 30 से ज्यादा मिल सारण और चंपारण प्रमंडल में बंद पड़ी हुई है, तो जो 2-4-5 मिल चल रहा है उनकी मनमानी है। जो रेट पे वो लेते हैं वही रेट आपको देना है। अगर माप तौल में 5 क्विंटल की घटतौली होनी है तो घटतौली होगी। वेराइटी वाली जो गन्ना है उसको कम दाम पर लिया जा रहा है, उसमें भी कोई मदद नहीं है। तो किसानों को फसलों की कीमत का न मिलना वो इतनी बड़ी समस्या है। आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ। हम लोग समझते हैं कि पंजाब में किसान जो है वो बहुत धनी है, बेहतर है बिहार के किसान के मुकाबले। तो पंजाब में पिछले 10 साल में औसतन 70% धान और 70% से ज्यादा गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बिहार में पिछले 10 वर्ष में 13% धान और 1% गेहूं सरकारी मूल्य पर खरीदा गया है। मतलब 87% धान और 99% गेहूं समर्थन मूल्य से बहुत कम दाम पर मार्केट में लोगों को बेचना पड़ा है। इसका आर्थिक अगर आकलन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फसलों के सही दाम नहीं मिलने की वजह से बिहार के किसानों का करीब 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का हर साल का नुकसान हो रहा है।
तो ये जो तीन बड़ी समस्या मैंने बताया आपको, किसानों की बदहाली के लिए जो जिम्मेवार है, भूमि सुधार का लागू न होना, जल संसाधन जल प्रबंधन के क्षेत्र में जो कुव्यवस्था है, और तीसरा फसलों का दाम का न मिलना। इसके साथ जो तात्कालिक समस्या किसानों की है कि यूरिया 277 की जगह 500, 600, 700 रुपए में मिल रहा है, उसकी कालाबाजारी हो रही है, बीज नहीं मिल रहा है, वो तो है ही। बेरोजगारी, पलायन और खेती के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा लोग बता रहे हैं वो है शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, ये तो सबको मालूम है। ज्यादातर लोग इसको शिक्षकों की गुणवत्ता से जोड़कर देखते हैं कि शिक्षकों की क्वालिटी खराब है। इस बात में कुछ सच्चाई भी है। मैं एक कोर्ट का ऑर्डर देख रहा था, उसमें बिहार हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने बताया 77,000 से ज्यादा शिक्षकों के बारे में बताया गया है कि वो फर्जी डिग्री लेकर शिक्षक बने हुए हैं। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन शिक्षकों की गुणवत्ता सिर्फ एक पहलू है। शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने के पीछे मेरी समझ से सबसे बड़ा कारण है विद्यालयों, शिक्षकों और बच्चों का समायोजन न होना। मतलब जहाँ पर विद्यालय बने हुए हैं वहाँ पर शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक हैं वहाँ विद्यालय बिल्डिंग क्लासरूम नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे ही नहीं है। मैं आपको तीनों का एग्जाम्पल दे देता हूँ। जो जितने गांव-गांव में विद्यालय खुले हुए हैं वहाँ पर तो खाली खिचड़ी बट रही है, कहीं पर भी वहाँ छात्रों के संख्या के हिसाब से शिक्षकों की संख्या नहीं है। कहीं 4 शिक्षक हैं, 1200 बच्चे हैं, कहीं 1200 बच्चे हैं, वहाँ पर 10 ही शिक्षक हैं, जो मुख्य सब्जेक्ट है उसके शिक्षक ही नहीं है। दूसरा, कई जगह ऐसे हैं जहाँ शिक्षक हैं लेकिन बिल्डिंग ही नहीं बनी है। तीसरा, ये जो कॉलेज हैं जहाँ विद्यालय, जहाँ पढ़ने की बिल्डिंग है, कैंपस है, वहाँ शिक्षक भी हैं, वहाँ प्रोफेसर लेक्चरर भी हैं, वो तो शिक्षा मित्र नहीं है, नियोजित शिक्षक नहीं है। और बड़ी संख्या में बच्चे भी हैं लेकिन वहाँ वो भी पढ़ने नहीं आ रहे हैं क्योंकि कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो एक शब्द में मैं अगर कहूँ तो विद्यालयों में खिचड़ी बट रहा है, कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना पिछले 5-7 सालों में, ये शायद उनके शासनकाल का सबसे काला अध्याय है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल एक अच्छी सरकार बिहार में आ जाए, सड़क टूटी हुई है तो सड़क बन जाएगी, लेकिन जो व्यक्ति, जो पीढ़ी इस शिक्षा व्यवस्था की वजह से और अशिक्षित रह गई, अब अगर अच्छी सरकार आ भी जाए तो उसको पूरे जीवन शिक्षित समाज के पीछे ही चलना है। इन 3 मुद्दों के बाद जो 4 केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं चल रही हैं उस पर मैं टिप्पणी करना चाहूंगा। पहली योजना है, बड़ी योजना है, वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 महीने अनाज मिलना है। इस पूरे योजना में बिहार में लाभार्थियों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज ही मिल रहा है, और ये 20% की चोरी जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच में मिली भगत से बांटा जा रहा है। हर महीने प्रखंड के स्तर पर जो 15,000 से 25,000 क्विंटल अनाज आ रहा है, उसमें से 40 रुपए औसतन प्रति क्विंटल के दर से भ्रष्टाचार के नाम पर काटा जा रहा है, और ये पैसा जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच में बट रहा है। ज्यादातर जगह पर लोग बताते हैं कि जनप्रतिनिधियों में वहां के लोकल विधायक भी शामिल हैं, उनका भी बाजाप्ता इसमें हिस्सा है। दूसरी बड़ी योजना जो केंद्र सरकार की जिसकी चर्चा रहती है वो है स्वच्छ भारत अभियान, जिसके तहत हर घर में शौचालय बनाने की बात कही गई है। तो 1500 गांव में पैदल चलने के बाद मैं बिल्कुल आपको विश्वास से बता रहा हूं कि खुले में शौच आज भी बिहार के ज्यादातर गांव की सच्चाई है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां से निकलते वक्त हम लोग को नाक पर गमछा न बांधना पड़े। लोग बताते हैं कि शौचालयों के नाम पर लाभार्थियों से 2000 रुपए प्रति शौचालय लिया गया है, और शौचालय बनाया गया या नहीं बनाया गया, उसका उपयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसकी चिंता किसी ने नहीं की। अधिकारियों ने और जनप्रतिनिधियों ने मिल बैठकर ओडीएफ सर्टिफिकेट जारी कर दिया, ये ओडीएफ कहीं नहीं लागू है। तीसरी जो बड़ी योजना है केंद्र सरकार की वो है आवास की योजना। गांव में हम लोग जब चल रहे हैं तो ज्यादातर हम लोग को इंदिरा आवास योजना के लोग ही मिलते हैं। जो नई योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके लाभार्थी बहुत कम है क्योंकि ज्यादा लोगों को ये मिला ही नहीं है। लेकिन जिनको ये योजना का लाभ मिल रहा है, जिसके तहत उनको 1,40,000 रुपए मिलना है, वो ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर बता रहे हैं लोग
कि उनको इस योजना के लिए 20 से 40 हजार रुपए भ्रष्टाचार के तौर पर, पीसी के तौर पर, घूस के तौर पर देना है। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं आवास योजना में, वहां पर भी अधिकारी का जो 20,000 25,000 का जो शेयर है वो तो लगना ही लगना है। कुछ जगहों पर जहां जनप्रतिनिधि भी पैसा ले रहे हैं वहां लोगों को 40,000 रुपए तक इसमें देने पड़ रहे हैं। इसके बाद चौथी जो बड़ी योजना है जिसने मुझे आश्चर्यचकित किया है जमीन पर, वो है मनरेगा, जो कि मेरी अपनी समझ थी कि बिहार में जब हम लोग आएंगे तो इतने बड़े भूमिहीनों की संख्या है, गरीबों की संख्या है, तो मुझे बहुत बड़े पैमाने पर मनरेगा से जुड़े हुए लोग या काम देखने को मिलेगा। मैं पिछले 6 महीने के अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि मुझे अभी तक कोई मनरेगा का सक्रिय काम नीचे दिखाई नहीं। कहीं कहीं लोग बताते हैं कि ये आंगनवाड़ी सेंटर में मनरेगा का उपयोग हुआ है, कहीं लोग वृक्ष के बारे में बताते हैं कि ये पेड़ 5 वर्ष पहले मनरेगा में लगाया गया था, लेकिन सक्रिय तौर पर मनरेगा के अंतर्गत काम करते हुए लोग मुझे कहीं नहीं दिखे। जनप्रतिनिधि ज्यादातर जगहों पर यही बता रहे हैं कि करीब करीब ये योजना बंद ही हो गई है, और ये आंकड़ों में भी दिख रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा में बिहार का यूटिलाइजेशन 39% था। मतलब अगर हम लोग 100 रुपया मनरेगा में केंद्र से ला सकते थे तो अपनी लापरवाही और सुस्ती की वजह से सिर्फ 39 रुपया ही लेकर आए, और जो पैसा यहाँ आया उसमें लोग बता रहे हैं कि 40 से 50% की दर से मनरेगा में पीसी काटा जा रहा है। मनरेगा में पीसी का दर सबसे ज्यादा है। तो मतलब 10 रुपया में 4 रुपया ही लेकर आए, और जो 4 रुपया आया उसमें भी 40% चोरी कर गए। तो ये 4 जो केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं हैं उस पर मेरी टिप्पणी थी। इसके अलावा जो बिहार सरकार के काम हैं उस पर मैं संक्षिप्त में आपको 5 मिनट में बताऊंगा। बिहार सरकार की योजनाएं जो हैं ज्यादातर वो 7 निश्चय योजना से जुड़ी हुई हैं। तो 7 निश्चय का जो पहला निश्चय था, यंग लड़कों को, युवाओं को, जो बेरोजगार युवा थे उनको 1,000 रुपया मासिक सहायता देने की बात 2015 में कही गई थी। बिहार में मुझे लगता है कि इस योजना को न शुरू किया गया 15 के बाद, न किसी को इसका लाभ मिला है। कोई जानता भी नहीं है, लोग इसके बारे में पूछते बात करते भी नहीं है। दूसरी जो योजना थी वो स्मार्ट क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात थी, जिसमें यह अनुमान लगाया गया था। योजना ये थी कि बिहार में करीब 1.25 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 12वीं के बाद जिनको अगर ऋण की सुविधा दे दी जाए, बैंकों से सस्ते दर पर लोन दे दिया जाए, तो अपने लिए रोजगार मिलने वाला कोई पढ़ाई कर सकेंगे और पढ़ लिख कर अपना रोजगार पा पाएंगे और उसके बाद उस ऋण को वापस करेंगे। इस योजना को भी करीब करीब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। चलते हुए 2-4 इक्का दुक्का लोग मुझे मिलते हैं जिनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में कुछ लाभ मिला है, लेकिन इसकी पूरी संख्या लोग राज्य में जो सरकार के आंकड़े हैं वो 10 लाख से कम है। 2 योजनाएं जिसकी बड़ी चर्चा आप लोग भी करते हैं वो है नल जल योजना और नाली गली के पक्कीकरण की योजना। तो नल जल योजना में उस समय का अनुमान था 2015 में कि 5 वर्षों में करीब 25,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा ताकि बिहार के हर घर में नल से पानी पहुंचे। सरकार का जो अभी का दावा है, जो अपने वेबसाइट पे सरकार दिखा रही है, उनके मुताबिक 70% नल जल योजना चल रही है। हम गांव में चलने के बाद ये आपको बता सकते हैं कि 70 से 75% नल जल योजना काम नहीं कर रहा है। 100 में 20-25 योजना ही काम कर रही है। ज्यादातर योजना ठीक से बनी तो चली नहीं। लेकिन इन सब से अलग जो जमीन पर समस्या मुझे दिखी, इन योजनाओं को बनाने के लिए जिस जमीन का उपयोग किया गया है उसको लेकर बहुत भारी विवाद है। पिछली बार जो वार्ड सदस्य थे उन्होंने अपने रिश्तेदारों दोस्तों की जमीन पर ये नल जल योजना लगवा दी। जब अब वो चुनाव हार गए तो उन्होंने उसका स्वामित्व ट्रांसफर ही नहीं किया है। वो आज भी उन्हीं के कब्जे में है, या कब्जा अगर दिया भी है तो रोज कोई ना कोई उसमें परेशानी खड़ा करते हैं ताकि वो फिर चले नहीं। कई जगहों पर लोगों ने अपनी जमीन इसलिए दिया है कि उनको ये बताया गया था या उनको ऐसा समझ में आया कि नल जल योजना उनके जमीन पर लग जाएगी तो उनके घर में किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। वो मिली नहीं, अब वो चलने ही नहीं दे रहे। कई जगह पर तो मुझे ऐसा दिखता है कि लोग बताते हैं कि नल जल योजना का बाज़ाब्ता शादी उदी में पानी बेचने के लिए उपयोग लोग कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ शादी है तो आइए नल जल योजना से टैंकर भरवाइए, पैसा दे जाइए। दूसरी जो बड़ी योजना है वो नालियों गलियों के पक्कीकरण की योजना है। 2015 में आप में से बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, 7 निश्चय की सबसे बड़ी योजना थी वो नाली गली के पक्कीकरण की। ये अनुमान था कि उस पर 80,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा 2015 से 2020 के बीच में। और उस योजना के तहत सोच ये थी कि बिहार के हर घर से जो नाली निकलती है उसका पक्कीकरण किया जाए,
उस नाली को लाकर एक बड़े नाले के से जोड़ा जाए और उस बड़े नाले के द्वारा पानी को बाहर गांव से ले जाकर उसका निस्तारण किया जाए और ये नाले खुले ना रहे इसके लिए गलियों का पक्कीकरण किया जाए। मैं जो गांव में देख रहा हूँ, घरों से नालियों के पक्कीकरण की तो कोई सोच है ही नहीं, कहीं कोई प्रयास नहीं किया गया। गांव में सड़कों के किनारे कुछ बेतरतीब नाले जरूर बनाए गए हैं। इन नालों को ना घरों के नालियों से जोड़ा गया है, ना इन नाले में आने वाले पानी के निस्तारण की कोई व्यवस्था की गई है। परिणाम ये हुआ है कि ज्यादातर ये नाले रोड के किनारे कूड़ेदान के तौर पर परिवर्तित हो गए हैं। गलियों के पक्कीकरण के लिए कोई सुव्यवस्थित प्रयास मुझे होता हुआ नहीं दिखा है। दो क्षेत्र हैं जिसमें सुधार की बात हम लोग मांगते हैं और वो जमीन पर दिख भी रहा है। पहला है बिजली। बिजली हर जगह जरूर आ गई है, हम लोग जहां भी गए हैं गांव में टोले में हर जगह बिजली आ गई है, लेकिन बिजली आने के साथ जो बड़ी समस्या लोग बता रहे हैं वो बिजली के बढ़े बिल और गलत बिल का आना। लोग पहले से ही परेशान हैं, 2000 से सवा लाख रुपए तक का लोग बिल दिखा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले जो सरकार ने बिजली के दर में और बढ़ोतरी कर दी है तो हर आदमी चिल्ला रहा है कि पहले से ही बिजली का बिल इतना ज्यादा था, अब ये और शायद सरकार ने 25% के आसपास बढ़ा दिया है। गांव में हालत ये है कि जिसका भी बिजली का बिल गलत आ गया उसकी नज़र में, जो हम लोग देख रहे हैं हर गांव में 25, 30, 40 परिवार ऐसे हैं जिनका बिजली का बिल उनकी नज़र में गलत आ गया, कनेक्शन उनका काट दिया गया। अब लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, वो लोग अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं या फिर कटिया फंसाकर बिजली जला रहे हैं। तो बिजली के बिल को लेकर समाज में एक बड़ी चिंता और बड़ी परेशानी आने वाले सालों में आपको देखने को मिल सकती है। दूसरा एक जो क्षेत्र है जिसमें सुधार की बात सब लोग करते हैं वो है सड़क। निश्चित तौर पर नेशनल और स्टेट हाईवे में सुधार है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन जहां तक ग्रामीण सड़कों की बात है तो चाहे पंचायती राज के अंतर्गत बनाई जाने वाले सड़क हो या ग्रामीण कार्य विभाग आरईओ वाले जो सड़क है उनके रख रखाव या उनके बनाने में कोई सुधार नहीं है। ग्रामीण सड़कों की स्थिति कमोवेश वही है जो लालू जी के जंगल राज में थी। गाँव में सड़कों की हालत बहुत खराब है। अब उसमें जिले में थोड़ा फर्क हो सकता है। शिवहर में ग्रामीण सड़क सबसे खराब दिखी, उसके बाद पश्चिम चंपारण दिखा, सिवान, फिर सारण, गोपालगंज में ग्रामीण सड़कों की स्थिति मुझे ठीक दिखी, लेकिन छपरा में भी आपके ग्रामीण सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। एक और जो बड़ी चीज, शराबबंदी पर मैं कोई टिप्पणी करना बेमानी समझता हूं, क्योंकि पहले दिन से मैं कह रहा हूं मैं इसके विरोध में भी हूं और ये जमीन पर कहीं शराबबंदी लागू नहीं है। शराब की दुकान जरूर बंद है, लेकिन होम डिलीवरी व्यवस्था के अनुसार सबको मिल रहा है। लोग इससे परेशान हैं। हर व्यक्ति मान रहा है कि शराब बंदी बिहार के लिए बहुत रेट्रोग्रेड मूव है और इससे बिहार का बड़ा नुकसान हो रहा है। एक और जो व्यवस्था जिसके बारे में अभी मैं पिछले 2-3 महीनों से चर्चा सुन रहा हूँ, जब हम लोगों ने चलना शुरू किया था तो कानून व्यवस्था को लेकर लोग ऐसा बता रहे थे कि देखिए महागठबंधन की सरकार बनी है, लगता है कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। लेकिन मैं पिछले 2 महीने से जब से मैं सिवान में आया हूँ तब से लोग बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ी है। लोग बता रहे हैं कि इस साल अकेले में कोई 15 से ज्यादा मुखिया लोगों को पूरे बिहार भर में मार दिया गया, 6 से ज्यादा सरपंचों को गोली मारा गया है। और इसके अलावा भी डकैती की, अपहरण की जो घटना है, जब हम लोग गांव में चल रहे हैं तो एक ये एकदम पल्पेबल डर जो है लोगों का कि कानून व्यवस्था को लेकर लोगों के मन में जो डर, जो शंका थी अक्टूबर-नवंबर में, वो अब जमीन पर होती दिख रही है। लोगों को लग रहा है कि वापस से फिर कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। कुल मिलाजुलाकर इस पूरी पदयात्रा के दौरान अभी तक जो 3 सबसे ज्यादा सुने जाने वाला शब्द है वो है अफसरशाही से परेशान जनता। हर व्यक्ति बता रहा है भैया अफसरशाही बहुत है, चाहे आप जनप्रतिनिधि हैं, गरीब आदमी हैं, रसूख वाले हैं, हर व्यक्ति बता रहा है भैया अफसर बहुत परेशान कर रहे हैं। यहाँ बिहार में अफसरों का ही राज है। दूसरा जो शब्द है वो सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार। कोई ऐसा सरकारी काम नहीं है, चाहे वो जमीन का रसीद कटवाना हो, आपको किसी योजना का लाभ लेना हो, आपको पासपोर्ट का इंक्वायरी कराना हो, एफआईआर, कोई ऐसा सरकारी काम नहीं है जिसमें पैसा दिए बगैर आपका काम हो सके। और तीसरा, सरकारी योजनाओं में काटे जाने वाला पीसी। तो अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी, ये 3 शब्द सुबह से शाम तक सैकड़ों बार सुनने को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में हम लोग को मिलता है कि बहुत ज़्यादा अफसरशाही है, भ्रष्टाचार हर जगह फैला हुआ है और सरकारी योजनाओं में, चाहे वो केंद्र की योजना हो या राज्य की योजना हो, एक व्यवस्थित तरीके से 20% से लेके
40-50% तक पैसा काटा जा रहा है। इवन जो मुखिया जी लोग हैं उनको भी जो फंड आ रहा है उनको भी ये सब लोग स्वीकार कर रहे हैं कि उनको 20% तक कमीशन देकर ही पैसा लाना है। तो ये पीसी की व्यवस्था यहाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया सुदृढ़ बना दी गई है, और कुछ सुधरे या ना सुधरे। अभी तक का मेरा ये अनुभव रहा है। बाकी आपके जो सवाल है वो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई जी, तो क्या करें? देखिए, मैं कोई कानून का तो विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द लीगल प्रोसेस, जो सजा सुनाई गई है 2 वर्ष की, वो एक्सेसिव मालूम पड़ती है। क्योंकि राजनीति में लोग जब भाषण देते हैं तो वाद विवाद, टीका टिप्पणी, इस तरह के शब्द प्रयोग होते रहते हैं। ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। उस पर 2 साल की सजा मुझे ज़्यादा दिखती है। दूसरी बात, भाजपा के मित्रों को, समर्थकों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके ही एक बड़े नेता वाजपेयी जी ने बड़ा अच्छा कहा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है। अगर अदालत ने निर्णय दे भी दिया तो सदस्यता को छोड़ दिया जाना चाहिए था। उनको कम से कम इतना अवसर दिया जाना चाहिए था कि वो ऊपरी अदालतों में जाकर इस निर्णय को चुनौती दे। अगर वहां से भी नहीं होता तो अपने आप सदस्यता खत्म हो जाती। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई हम लोगों ने नहीं सदस्यता खत्म की, तो कानून है। लेकिन फिर वही बात मैं दोहराऊंगा, आज सरकार में है, आपको मन बड़ा रखना चाहिए। छोटे मन से बड़े नहीं बन सकते हैं, और ये बात मैं नहीं, आदरणीय वाजपेयी जी ने कहा है। और तीसरी बात, कांग्रेस के लिए ये कहूंगा कि आप दुखित हैं, आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, वो ठीक बात है, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी है। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस में ज्यादातर लोगों को आज भी इस बात का एहसास ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि व्हाट दे आर अप अगेंस्ट। उनको पता ही नहीं है कि उनकी लड़ाई किस लड़ाई में वो हैं। आज भी वो समझते हैं कि दिल्ली में बैठ के ट्विटर पे ट्वीट कर देना या पार्लियामेंट तक मार्च करना, उससे तो राजनीतिक लड़ाई आप नहीं लड़ सकते। राजनीतिक लड़ाई तो गांव में लड़ी जाएगी, जमीन पर लड़ी जाएगी, गलियों में लड़ी जाएगी, बूथ पर लड़ा जाएगा। जब तक आप वहां पर नहीं दिखेंगे तब तक इस तरह की घटनाओं में आपके साथ ये होती रहेगी। और वो सही है या गलत है, लेकिन राजनीतिक दल के तौर पर आपको विपक्ष की भूमिका सिर्फ इतनी नहीं है कि जब आप परेशान हो तो आवाज उठाइए, इतनी नहीं है कि जब आप परेशानी में हो तो ट्विटर पर आके बोल दीजिए और ट्वीट कर दीजिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। जैसे पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा पंचायत, कल कितने पंचायतों में कांग्रेस के वर्कर खड़े होकर या बैठकर इस बात को जन जन तक पहुंचाने की स्थिति में है कि भाई उनके लोगों के साथ अगर गलत हुआ भी है तो आपको बताना तो पड़ेगा, आपकी बात लोगों तक पहुंचनी तो चाहिए। तो हम लोग बिहार में बैठे हुए, बड़ौरा में कल मैं 20 किलोमीटर चल के आया, मुझे तो कहीं कोई कांग्रेस का कोई वर्कर, कोई समर्थक ऐसा नहीं दिखा जो इस बात को लेकर जनता के बीच में हो, रोड पर हो, सड़क पर हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस को या जो भी विपक्षी दल हैं, अगर आपको लड़ाई लड़नी है और आप उसके प्रति गंभीर हैं तो आपको ये समझना होगा कि ये किस तरह की लड़ाई है और उस तरीके से उसमें प्रयास करना होगा। सिर्फ मीडिया के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए आप अपनी बात रख सकते हैं, उससे थोड़ा हो हल्ला भी होगा, लेकिन जब तक आप बात गांव तक नहीं पहुंचाएंगे, लोगों को अपने साथ इस मुद्दे पर नहीं जोड़ेंगे और वो चुनाव के रिजल्ट में परिणत नहीं होगा, तब तक आपको कोई गंभीरता से नहीं लेगा। आज ये घटना हुई है, 2 महीने के बाद कर्नाटक में इलेक्शन होगा। अगर कर्नाटक में भाजपा जीत कर आ जाए तो पूरा देश मान लेगा कि भाई कोई गलती नहीं हुई है। अगर आप कर्नाटक में भाजपा को चुनाव हरा दीजिएगा तब लोग मानेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये समझना होगा, या जो भी विपक्षी दल है, जो भी भाजपा से लड़ रहे हैं, कि आप पहले समझिए कि भाजपा की ताकत क्या है, आप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी ताकत क्या है, और उससे लड़ने के लिए, लंबे लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। आपको संघर्ष के लिए उतरना होगा। सिर्फ अंग्रेजी में बैठकर वहां ट्वीट कर देने से, भाषण दे देने से, पार्लियामेंट में मार्च कर देने से, 10, 20, 50, 100 एमपी के रोड पर बैठ जाने से ये समस्या का समाधान नहीं होने वाला। मैंने आपको कोई हेडलाइन नहीं दिया, लेकिन मेरा आंसर इतना ही है।
नहीं, विभिन्न पार्टियों के साथ जो मैंने काम किया वो 2011 से 2021 तक किया। मैं पदयात्रा ऐसा नहीं है कि वो काम छोड़कर आकर पदयात्रा कर रहा हूँ। मैंने वो काम 2021 मई में 2 मई 2021 को देश के जनता के सामने ये कहा कि अब ये काम मैं नहीं करूँगा। उसके बाद 1 साल मैंने अपने जीवन के लिए सोचने समझने के लिए रखा कि मुझे जीवन में आगे क्या करना है, और पूरे 10 साल में जो कुछ भी सीखा, जो अनुभव किया, जो कुछ भी समझा, उन सारी समझ के आधार पर बिहार में आकर एक व्यवस्था बनाना चाहते हैं। अब बिहार में इसलिए आ रहे हैं कि बिहार में सारे प्रयासों के बावजूद, सारे अलग अलग विचारधारा, अलग अलग दलों के शासन के बाद भी बिहार में जो आज हमारी आपकी स्थिति है वो दयनीय है, बदहाल है। मैं रोज कहता हूँ कि बिहार में जिन लोगों ने भी शासन किया है, जिन दलों ने, जिन नेताओं ने, उन्होंने जो कुछ भी किया या करने का दावा कर रहे हैं उसको अगर आप सही मान लीजिए कि कांग्रेस ने अपने 40 साल के शासनकाल में बिहार के लिए अच्छा किया, मान लीजिए कि लालू जी के शासनकाल में सामाजिक न्याय मिल गया, लोगों को, गरीब को, वंचित को आवाज मिल गई, मान लीजिए कि नीतीश कुमार भाजपा की गठबंधन की सरकार में बिहार का सड़क बिजली बन गया, विकास हो गया, इन सारी बातों को अगर आप सही भी मान लेंगे तो भी जो आज बिहार की सच्चाई है वो तो यही है कि आप देश के सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी वाले राज्य हैं। तो कहीं ना कहीं ये बताता है आपको, हमको, बिहार के समाज को कि जिस रास्ते पर हम लोग पिछले 40-50 साल से चल रहे हैं उस रास्ते पर चलकर तो आप समृद्ध और अग्रणी नहीं बन सकते। और यही मेरी समझ है कि अगर बिहार को सुधारना है तो समाज के स्तर पर प्रयास होना चाहिए। जब तक लोग नहीं सुधरेंगे, लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि अगर बिहार को सुधारना है तो ये उनकी भी जिम्मेवारी है, उनको भी कंधा लगाना पड़ेगा, उनको सही तरीके से वोट करना पड़ेगा। अगर आप 500 रुपया लेकर वोट दीजिएगा, मुखिया का चुनाव कीजिएगा, तो मुखिया आकर ईमानदारी के साथ काम नहीं करेगा। अगर आप मुर्गा भात खाकर वोट दे रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर जो जीत कर आएगा वो गलत ही करेगा। आप पूरे टाइम यहाँ पर शिक्षा की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, नाली गली सड़क की बात करते हैं, लेकिन जिस दिन वोट होता है उस दिन जात पर वोट कीजिएगा, भारत पाकिस्तान, पुलवामा, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट कीजिएगा, कभी लालू के डर से भाजपा को कीजिएगा, कभी भाजपा के डर से लालू को कीजिएगा, तो आपकी समस्या सुधरेगी कैसे? यही मेरी समझ है। इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं कि समाज में आकर लोगों को ये समझाया जाए कि आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए वोट कीजिए, जिसको वोट करना है कीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए कीजिए, उनके भविष्य के लिए कीजिए, शिक्षा और रोजगार पर कीजिए। देखिए, ये पहले दिन बताया गया है और रोज कह रहा है, ये सवाल नहीं है कि करेंगे कि नहीं करेंगे। जन सुराज अभियान का परिभाषा ही क्या है? जनता की मदद से, समाज की मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दल बने, लेकिन वो दल कोई व्यक्ति प्रशांत किशोर न बनाए, कोई परिवार न बनाए, कोई जाति समूह न बनाए, बल्कि बिहार का हर वो व्यक्ति जो समझता है कि बिहार में बदलाव की जरूरत है, एक बेहतर विकल्प की जरूरत है, वो साथ में आए, मिले और उसको बनाए। हमारी पहचान क्या है? अभी तक जो हमारी पहचान आप कम से कम जानते हैं कि मैं राजनीतिक दलों को, नेताओं को मदद करता हूं कि वो साथ में आकर व्यवस्थित तरीके से चुनाव लड़े, अपने आप को संगठित करें और चुनाव जीते। तो मैं अगर ये काम दलों के लिए कर रहा था, नेताओं के लिए कर रहा था, तो ये काम जनता के लिए भी किया जा सकता है। मैं जनता को संगठित कर रहा हूँ, उनको जागृत कर रहा हूँ ताकि वो संगठित हो, एक प्लेटफॉर्म पर आए, दल बनाए और फिर उस दल को मदद की जाएगी ताकि वो चुनाव लड़े और जीते। अगर गठबंधन की जरूरत पड़े तो? भैया, पहली बात तो कोई दल है नहीं अभी, और जो पूरी सोच है वो सोच नई व्यवस्था बनाने की है, उसमें गठबंधन का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। और ये जो पूरी रणनीति है इसमें या तो आप अर्श पर हैं या फर्श पर हैं। अगर बिहार की जनता को समझ में आएगा ये दल बनता है और इस परिकल्पना से लोग जुड़ेंगे तो आप इतनी सीट जीतेंगे कि आप गिन नहीं पाइएगा। और अगर लोगों को समझ में नहीं आया तो आपका खाता भी नहीं खुलेगा। तो ऐसी कोई परिस्थिति में देखता नहीं। ठीक है भैया, और कोई अगर आपका सवाल नहीं जिसको हम लोग खत्म करें, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल, जैसे कुछ नाटक में दिखाया जाता था सर कि जनता को कि आप सही मंजिल पर आपको हम